दोस्त में हम पढ़ने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश तथा मौर्य वंश के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मगध का उत्कर्ष जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा और मगध का एक साम्राज्य के रूप में अस्तित्व जो है वो हर्यक वंश के शासनकाल से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि हर्यक वंश जब से शुरू हुआ तब मगध एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। तो देखिए, शिशुनाग हर्यक के बाद आया और फिर आता है नंद और फिर आता है मौर्य वंश चौथे नंबर पर। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो पहले आता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की शुरुआत होती है 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। यह हर्यक वंश के संस्थापक थे तथा बिंबिसार का उपनाम था श्रेणिक। इनकी राजधानी गिरिवर्ज थी या फिर राजगिर। गिरिवर्ज को राजगिर भी कहते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया था और इसने क्या किया था? कौशल नरेश परसेनजीत की बहन, वैशाली के चेतक की पुत्री चलना तथा पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा से विवाह किया था हर्यक ने और अपने साम्राज्य का ये विवाह करते हुए विस्तार करता गया। और फिर आता है इसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया था। यानी कि इस हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र कर देगा उदयन। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? पितृहर्ता वंश। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। तो अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु का जो उपनाम है वो है कुणिक। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इतने पॉइंट्स अजातशत्रु से इंपॉर्टेंट बनते हैं। और नेक्स्ट आता है उदयन, अजातशत्रु का पुत्र। तो अजातशत्रु की हत्या करके उसके पुत्र उदयन ने 460 ईस्वी पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठ गया और उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश के शासक उदयन ने। तथा नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बना? नागदशक। फिर आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक रहता है। शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त की एवं वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली और इसने अवंती पर विजय प्राप्त की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। फिर आता है नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। 321 ईस्वी पूर्व के अंदर महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। धनानंद सिकंदर के समकालीन था और यह नंद वंश का अंतिम शासक था। फिर धनानंद को कौन हराएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर लेता है। ग्रीक लेखकों ने धनानंद को अग्रमिज कहा है। अग्रमिज किसे कहा है ग्रीक लेखकों ने? तो अग्रमिज धनानंद कहलाया। नंद वंश का लास्ट जो शासक था वो क्या कहलाया? अग्रमिज। अब देखिए, सिकंदर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिकंदर था ये फिलिप का पुत्र और अरस्तु का शिष्य था। मकदूनिया का शासक फिलिप के पुत्र, फिलिप जो था उसका पुत्र था। मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र थे और अरस्तु का शिष्य था। ये लगभग 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बना था और 33 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में सिकंदर की।
सिकंदर तथा पोरस के बीच में युद्ध कब लड़ा गया था? 326 ईस्वी पूर्व में। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और इसे हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और इस कारण से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो सिकंदर है वो विश्व विजेता बनना चाहता था, तो जिसकी वजह से वो काफी जगह लड़कर फिर पोरस के साथ लड़ने आया था और इस कारण से उसकी सेना काफी थक भी गई थी और वो वापस जाना चाहती थी। फिर 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है एक रहस्यमय बीमारी की वजह से। फिर अगला शासक वंश आता है भाई मौर्य साम्राज्य। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 321 से 184 ईस्वी पूर्व ये इसका टाइम पीरियड है मौर्य साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईस्वी में 322 ईस्वी पूर्व में धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति को। सिकंदर ने फिर एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया तथा पेरिपेनिसदाई राज्यों को चंद्रगुप्त से सौंप दिया और चंद्रगुप्त के पास सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान, जो वर्तमान में ये भूमि पड़ती है, भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है, ये सब कुछ था केवल सुदूर दक्षिण भारत को छोड़ करके। फिर आता है चंद्रगुप्त ने स्वर्ण बेलगोला यानी कि मैसूर के अंदर प्राण त्याग दिए, क्योंकि ये लास्ट में जैन धर्म को अपना लेता है और उसमें जो अंतिम दिनों में क्या होता है, भूखे रहकर यानी कि व्रत करके प्राण त्याग दिए जाते हैं। तो इसने स्वर्ण बेलगोला में अपने प्राणों का त्याग किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है कि चंद्रगुप्त को सेड्रोकोटस भी कहते हैं और चंद्रगुप्त के दरबार में मेघसतनीज, सेल्यूकस का राजदूत था मेघसतनीज, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और ये लगभग 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। मेघसतनीज की इंपॉर्टेंट बुक है भाई, जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका के अंदर मौर्य जो वंश है उसकी संस्कृति वगैरह के बारे में ही डिस्कस किया गया है। फिर आगे आता है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और उसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम यानी कि जो पहला विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को भेजा और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार किसे भेजता है? अशोक को। बिंदुसार के दरबार में 2 प्रमुख यात्री आए थे। पहला था डायमेकस, जो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे। एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे डायमेकस। और दूसरा आता है डायनीसिस, जो मिस्र के शासक टोलेमी के दरबार से आया था। यानी कि पहला सीरिया का था और दूसरा मिस्र के शासक टोलेमी के दरबार से आया था डायनीसस। अब आगे देखिए अशोक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मौर्य वंश का। तो अशोक 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और मगध की गद्दी पर बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग युद्ध किया था अशोक ने राजा खारवेल के साथ। और यह युद्ध क्यों किया था? हाथियों की चाहत में। जो खारवेल कलिंग के अंदर हाथी काफी अधिक मात्रा में थे, तो उन हाथियों को पाने के लिए ही ये युद्ध लड़ा गया था। तो इस युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया
और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को 1835 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेप। आगे आता कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा तथा वृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ।